पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनती कैसे? जनरल इक्वेशन जो लाइन की है बेटा, जो मतलब कोनिक की है वही लिख रहे हैं सबसे पहले तो, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy, ठीक है, प्लस 2gx प्लस 2fy, this plus c is equal to 0. दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री. अब इसी इक्वेशन के बारे में हम लोग बोलते हैं कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है, सर्कल हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, पैराबोला हो सकता है. सारी की सारी कहानी मैंने तुम्हें बताई, ठीक है. तो मैंने बोला ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा. दिस रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन if that determinant is equal to 0, जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ठीक है. अगर वो डिटर्मिनेंट कितना हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है बच्चों. तो मैंने ये दो लाइंस रिप्रेजेंट कर दी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए. सपोज दिस इज L1 लाइन एंड दिस इज L2 लाइन, और इनके बीच में जो एंगल थीटा बनेगा हम वो भी निकालेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग काम होता है और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, राइट. तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो मैं इसका एक एल्गोरिथम तुम्हें लिखा रहा हूं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जॉइंट इक्वेशन दे दी. उस जॉइंट इक्वेशन के थ्रू अगर हमें क्या करना हो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सेपरेट करनी हो और फिर उनके बीच का एंगल निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? दैट इज लॉन्ग वे, थोड़ा लंबा तरीका है, बट सॉल्व ऐसे ही करते हैं बच्चों से, ठीक है ना. तो पहली कहानी, एल्गोरिथम लिखते हैं किसके लिए? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन को सब सेपरेट करने का. ये जो इक्वेशन लिखी, दिस इज जॉइंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जॉइंट इक्वेशन, ठीक है. तो अब देखते हैं हम लोग क्या एल्गोरिथम फॉर दिस. और जो फॉर्मूलाज होंगे वो सारे फॉर्मूलाज डिराइव भी कर रहा हूं मैं साथ साथ. पहला स्टेप 1 में करना क्या है? स्टेप 1 में अपने को करना क्या कि सेपरेट करना है इक्वेशन को, ठीक है. सेपरेट L1 एंड L2 फ्रॉम जॉइंट इक्वेशन. कैसे सेपरेट करेंगे? बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन. आप इस इक्वेशन को मान लो सपोज फर्स्ट इक्वेशन. सॉल्व फर्स्ट इक्वेशन फॉर क्वाड्रेटिक इन x, और यू मे से क्वाड्रेटिक इन y, जो भी बनाना चाहो. क्वाड्रेटिक इन x लिख लेते हैं, ठीक है, जैसे लास्ट क्लास में सॉल्व किया था. तभी जाके डिस्क्रिमिनेंट d0 आया था, और जैसे डेल्टा ये जो हमने निकाला है ना डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट 0 आया था. ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं? ठीक है. नेक्स्ट आता है स्टेप 2. सेकेंड स्टेप क्या है? अब सेकेंड स्टेप क्या है कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है दोनों लाइंस का. तो फाइंड पॉइंट ऑफ, जब लाइंस निकल गई तब तो इजीली सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल सकता है, ठीक है. स्टेप 2 में फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 लाइन, राइट. ये दूसरा स्टेप हो गया. अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे. थर्ड स्टेप में क्या करना है? स्टेप 3 में अब पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए अगर आप दोनों लाइन नहीं भी निकालना चाहते तो भी निकाल सकते हो. कैसे निकालोगे? इन दोनों, इस फर्स्ट इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करो. मैं स्टेप 3 लिखने से पहले यहां पे एक और तरीका बताता हूं आपको. डिफरेंशिएट फर्स्ट इक्वेशन पार्शियली with respect to x and y, ठीक है. पार्शियली डिफरेंशिएशन, कभी ये वर्ड सुना है बेटा? फिजिक्स में सुना होगा, है ना. तो हम जब पार्शियल डेरिवेट करते हैं, गुड, जैसे लिख दिया ना कभी डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एफ एक्स वाई. कोई फंक्शन है एक्स और वाई दोनों वेरिएबल का, तो डेल अपॉन डेल एक्स लिखा. इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक्स को वेरिएबल मान रहे हो और वाई को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हो. ऐसे पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, मतलब x को वेरिएबल और y को कांस्टेंट ट्रीट कर दिया. अब जो इक्वेशन फर्स्ट है मेरे पास, जरा उसे देखो, उसे डिफरेंशिएट करते हैं तो मैं समझ में आएगा कैसे डिफरेंशिएशन होता है. तो ax स्क्वायर दिया हुआ है, x को तो वेरिएबल माना है. पहली बात तो मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, डेल अपॉन डेल एक्स. फिर दोबारा क्या किया, डेल अपॉन डेल वाई. ठीक है. जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो कितना मिल गया? 2ax. a तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना? 2x. y स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा बिकॉज y को कांस्टेंट मानते हुए चल रहे हैं, तो उसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया. कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? 0, सबको पता होगा. प्लस
अब आगे किसके लिए 2h(xy) में, जिसमें 2h और y ये तीनों कांस्टेंट है। x का डेरिवेटिव कितना 1, तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे कितना 2hy प्लस 2gx, तो 2g कांस्टेंट बच गया और x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2fy का तो 0 और c का भी 0, तो एक इक्वेशन मुझे ये मिल गई। और दूसरी इक्वेशन डेल अपॉन डेल y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो ये आ गया 2by क्योंकि x स्क्वायर का 0, y स्क्वायर का 2y, और यहां से मिल गया 2hx एंड दिस प्लस 2f एंड दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। तो जब हम फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे देन वी कैन फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। राइट, तो ये तरीका तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने का है बेटा। दिस इज अवर स्टेप 2। ठीक है, अब ये करने के बाद आ जाओ स्टेप 3 पे, एंगल बिटवीन देम। स्टेप 3, एंगल बिटवीन L1 एंड L2। ये जो दो सेपरेट लाइंस थी, इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, ये फॉर्मूला फिलहाल याद करना है। ये आता कैसे, मैं जब होमोजेनाइजेशन पढ़ाऊंगा अभी स्ट्रेट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, तो आपको बताऊंगा कैसे निकल के आता है। ठीक है, बट फिलहाल ये लर्न करना है। दिस एंगल इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ 2 into square root of h square minus ab, and that whole divided by this whole divided by a plus b। वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेनी, इसलिए मैंने मॉड ले लिया। tan इनवर्स समझ रहे हो ना, tan थीटा इज इक्वल टू दिस, तो उधर जाके हम लोग tan इनवर्स लिख लेते हैं उसे। सर एक बार पिछला पेज वापस दिखा दीजिए। ठीक है बेटा, ये लो। यस सर। ओके, ठीक है बेटा, तो ये काम करने होंगे अपने को। फिलहाल ये फॉर्मूला लर्न करना है, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है जब हम होमोजेनाइजेशन पढ़ेंगे। तो थीटा इज एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, जो दो लाइंस पीछे दिखाई थी मैंने। अब इसमें कुछ कुछ पर्टिकुलर केसेस आ गए। पहला केस, अगर एच स्क्वायर ए बी के इक्वल आ जाए तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा और थीटा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 मतलब 0 डिग्री, तो आपका एंगल 0 हो जाएगा, जिस केस में एच स्क्वायर किसके इक्वल आ जाए, ए बी के इक्वल आ जाए। एच स्क्वायर ए बी के इक्वल आने का मतलब क्या हुआ कि जो जॉइंट इक्वेशन है ना वो परफेक्ट स्क्वायर बन रही है। क्या बन रही है, जॉइंट इक्वेशन इज परफेक्ट स्क्वायर। राइट, परफेक्ट स्क्वायर। एक तो कहानी ये बन सकती है, मतलब दोनों लाइंस सेम हो जाए, तभी तो एंगल 0 होगा दोनों के बीच में। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि L1 इज पैरेलल टू L2, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। तो ये दो पॉसिबिलिटीज बेटा अपने पास बन सकती है एंगल बिटवीन लाइंस के लिए। ठीक है, अब अगली बात आती है कि अगर सेकेंड सिचुएशन बन जाए एच स्क्वायर लेस देन बाई ए बी आ जाए। अगर एच स्क्वायर ए बी से छोटा हो गया तो एच स्क्वायर माइनस ए बी तो नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव रूट के अंदर आ गया तो मतलब इमेजिनरी चीज आ गई। तो ये दोनों लाइंस कैसी होंगी, इमेजिनरी लाइंस होंगी। इमेजिनरी लाइंस, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव, माइनस रूट -1 कितना होता है, आयोटा, तो ये हो गया क्या, इमेजिनरी लाइन। किस केस में, अगर एच स्क्वायर ए बी से लेस होता है। अगली सिचुएशन बनती है थर्ड सिचुएशन, व्हेन दिस एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन बाय ए बी। व्हेन दिस एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन बाय ए बी देन ऑब्वियसली दो डिस्टिंक्ट लाइंस मिलेंगी और दोनों कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ठीक है, तो टू डिस्टिंक्ट intersecting lines, L1 and L2। राइट, आ रही बात सबको समझ में। और लास्ट चौथा केस मिल गया कि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए, मतलब a प्लस बी 0 हो जाए इसका, तो tan इनवर्स इंफिनिटी बन जाएगा। और tan इंफिनिटी कब देता है, 90 डिग्री पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो L1 लाइन है वो L2 लाइन के परपेंडिकुलर आ गई। जो दो पेयर ऑफ लाइन के अंदर हम लोग दो लाइन ढूंढ रहे थे। राइट, अब जैसे बेटा एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके से,
Suppose that is a problem. Find the value of lambda, the value of lambda for which uh, x square plus y square minus 6xy, this plus minus 2x plus lambda equal to 0 represents pair of straight line. तो लैम्डा की ऐसी वैल्यू निकालो जिसके लिए ये किसको रिप्रेजेंट करता हो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है ना। एंड ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड एंगल बिटवीन देम, इनके बीच का एंगल भी निकालना। ये तो बहुत मतलब आसान सा काम हो गया क्योंकि फॉर्मूला वगैरह सब कुछ पढ़ा चुका हूं मैं तुम्हें, ठीक है। अब देखो बेटा कैसे सॉल्व करें। तो हमारे पास जो चीजें हैं, पहले दिया क्या, ये इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 2x प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब तुम कंपेयर करो किसके साथ में, इस इक्वेशन के साथ में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy दिस प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करो तो तुम्हें दिख जाएगा ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 1 है, और जो h है उसका वैल्यू -3 आ गया, और जो x है उसका वैल्यू -1 आ गया, और y तो है ही नहीं, तो y का वैल्यू, सॉरी x लिख रहा हूं मैं इसे यहाँ पे g, और f का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, बिकॉज y तो इसके अंदर है ही नहीं, और c का वैल्यू कितना आ गया, लैम्डा आ गया। ये चीजें आ गई, ठीक है। तो सारे के सारे कोएफिशिएंट मिल गए जिनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब डेल्टा निकालो। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए क्या होना चाहिए, फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट डेल्टा इज इक्वल टू 0। एंड व्हाट इज डेल्टा, डेल्टा तुम्हें याद हो तो यही होता था ना, ABC प्लस 2FGH प्लस माइनस साइन के साथ आते थे, अब माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0। तो बहुत सिंपल सा याद करने के लिए भी, ठीक है। ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। तुम चाहो तो डिटर्मिनेंट से भी निकाल सकते हो, बट मैं चाहूंगा यही याद रहे तो ज्यादा अच्छा है। कम काम हो रहा है। ABC की वैल्यू प्लेस कर दो, C तो लैम्डा था, A और B 1 थे तो लैम्डा आ गया बस, और 2FGH ये तो 0 हो जाएगा बिकॉज F 0 है, माइनस AF स्क्वायर वो भी 0 हो गया, BG स्क्वायर तो B 1 है और G कितना है, -1 है, बट स्क्वायर कर दिया तो कितना आ गया, -1। CH स्क्वायर, C लैम्डा है और H कितना है, -3, तो उसका स्क्वायर करूंगा तो 9 आ जाएगा, तो 9 लैम्डा इक्वल टू 0। यहां से जो मुझे वैल्यू मिल गई वो कितनी मिल गई, 8 लैम्डा इक्वल टू -1, एंड दिस इंप्लाइज लैम्डा इक्वल टू -1/8। दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा, जो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो, -1/8 हो, राइट। अरे भाई सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना, कुछ बताओ। यस गुड। अब बेटा निकालना, Yes, sir. वेरी गुड बेटा। अब निकालना क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो, अगला पॉइंट, वो तो मैंने तुम्हें बताया पार्शियल डेरिवेटिव करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जो गिवन इक्वेशन दी हुई है ना, उसी को पार्शियली डेरिवेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो पहले इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करो, तो कितना मिला, 2x माइनस 6y माइनस 2 इक्वल टू 0। कितना हो गया बेटा, x माइनस 3y इक्वल टू 1। अब दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं, ये तो हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, अब करते हैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। एंड सेकंड वन इज 2y माइनस 6x, बस यही दो टर्म्स मिलेंगे, इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 3x आ गया, और y इक्वल टू 3x इसके अंदर पुट कर दो, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 9x, दिस इज इक्वल टू 1, दैट इज x इक्वल टू -1/8,
ठीक है, x की जो वैल्यू आई वो पुट कर देते हैं दूसरे वाले में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -3/8। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया बेटा P दोनों लाइंस के लिए, एक लाइन ये थी और दूसरी लाइन ये थी, मैंने सेपरेट लाइंस निकाली नहीं है, बस मैंने तुम्हें जस्ट दिखाया ये एंगल थीटा, तो थीटा निकालेंगे अभी, और दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P। तो P के कोऑर्डिनेट क्या क्या मिल चुके हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, दिस इज -1/8 कॉमा -3/8। आई थिंक समझ में आ रहा है सबको, बहुत सिंपल सा काम है ये तो। पार्शियल डेरिवेटिव क्लियर हो रहा है बेटा, समझ में आ रहा है सबको, बताओ, है ना? यस सर। वेरी गुड। अब आते हैं बच्चों एंगल सर बिटवीन, हाँ बोलो, पार्शियल डेरिवेशन करने के बाद हमने क्या करा है? दोनों लाइंस को सॉल्व कर दिया, दो इक्वेशंस मिली ना, अच्छा, सब्स्टिट्यूट कर दिया ना वैल्यू को। सब्स्टिट्यूट कर ठीक है दिया सर, भाई, ठीक है। सर। अब आती है बात एंगल बिटवीन द लाइंस। तो एंगल बिटवीन द लाइंस के लिए फॉर्मूला क्या था, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स mod of 2 into root h square minus ab and that divided by a plus b, इसका mod। so this implies that theta हम निकाल रहे हैं acute angle between them। अगर तुम गौर से देखो तो ये पिछले वाले पेज पे चल रहा हूँ, ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कौन सा है, पाई माइनस थीटा है। तो एक्यूट पूछता है तो वो मॉड निकाल के थीटा निकालो, ऑब्ट्यूज पूछता है तो पाई माइनस थीटा कर लो, है ना? ये तो हमने लाइन में पढ़ाई है पहले भी। अब आ जाओ आगे देखो, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, वैल्यूज प्लेस कर रहा हूं, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर, एच था आपका -3, स्क्वायर किया तो 9 माइनस ए बी है 1 एंड दैट डिवाइडेड बाई दिस इज 1 + 1, रख ली वैल्यूज, कितना मिल जाएगा tan इनवर्स, ये आ गया √8 मतलब 2√2, सो दिस इज 4√2 and that divided by 2 and this is 2 times eliminated, so our value becomes tan inverse 2√2, that is angle between them। तो बहुत सिंपल सा काम है, समझ में आ रहा है, यही काम करना है। ये तो मैंने बहुत बेसिक सा क्वेश्चन दिया जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए कि एंगल कैसे निकालते हैं और ये सब चीजें कैसे करते हैं। अब कोई बोलता है कि सेपरेट इक्वेशंस निकाल के बताओ, तो वो भी तरीका पता है हमें, डिस्क्रिमिनेंट तो 0 बोल ही चुके हैं, तो जो लाइन की इक्वेशन थी ना वो लिख लो एक बार, क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6xy, आगे क्या था, माइनस 2x प्लस लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू कितना आया था, -1/8 इक्वल टू 0। अब इसे क्वाड्रेटिक बना दो इन टर्म्स ऑफ x। अब ये निकाल रहा हूं मैं सेपरेट इक्वेशन, सेपरेट इक्वेशन, ठीक है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x कॉमन लिया, अंदर क्या मिल गया इन दोनों टर्म से, यहां मिल गया 3y एंड दिस प्लस 1, और फिर क्या आ रहा है प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/8, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो वो फॉर्मूला लगा लो, कितना आ गया एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स इक्वल टू माइनस बी दैट इज 2 इंटू 3y प्लस 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर दैट इज, सर ये हम सेपरेट इक्वेशन का क्या कर रहे हैं, एक बार स्टार्ट से समझा दीजिए। सेपरेट इक्वेशन के लिए बेटा बताया था मैंने एल्गोरिथम में कि आप किसी भी एक वेरिएबल की टर्म में उसे क्वाड्रेटिक मान लो, तो हमने किसकी टर्म में क्वाड्रेटिक मान लिया, एक्स की टर्म पे क्वाड्रेटिक मान लिया, समझ में आया? यस सर। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करते चले जा रहे हैं आप। तो बी स्क्वायर कितना हो गया, दिस इज 4 इंटू 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड दिस माइनस 4ac, सो दिस इज 4 इंटू वाई स्क्वायर and this minus 1/8 and that whole divided by 2a, ये फॉर्म आ गई। अब इसे कैलकुलेट कर लो, ये 4 इंटू 3y स्क्वायर माइनस 1 है, तो 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना आ गया 9 y स्क्वायर प्लस 1 दिस प्लस 6y, अच्छा मल्टीप्लाई 4 का भी किया है तो ये आ गया 36y स्क्वायर 4 प्लस 24y, और माइनस कर रहा हूं मैं 4y स्क्वायर एंड दिस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, सो दिस वैल्यू इज 2 1/2, ऐसा कुछ आ गया, राइट? यही तो आ रहा है। अब इनको सिंप्लीफाई करो जरा, कितना मिल रहा है, यहां से मिल गया 32y स्क्वायर दिस प्लस 24y और 4 प्लस 1/2 कितना हो गया
ये आ गया आपके पास 9/2। ठीक है, एलसीएम ले लूं एक बार। आई थिंक एलसीएम लेके कुछ बात बन जाएगी। तो देखो कितना मिल गया, 64y² और 48y प्लस 9 दैट डिवाइडेड बाई 2। ये चीज निकल के आ गई बेटा। अब जो 64y² है तो ये तो आई रहा, अब तो फॉर्म बन गया। आई थिंक नहीं, नहीं बन रहा। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं की? थोड़ा देखना एक बार, ऐसा होना तो चाहिए नहीं था। हम्म। ठीक है ना बेटा, कैलकुलेशन तो यहां तक एक बार चेक करो। नाइन परेशान कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 4 बाहर निकाल के ऐसे एलिमिनेट कर दूं, इसे देखो 3y प्लस 1 तो ये आ ही रहा है, प्लस माइनस 4 बाहर निकाला तो ऊपर नीचे 2 एलिमिनेट हो गए, है ना। ये वैल्यू जो हमने लिखी है 1/8, ये भी सही है। ओके, गलती यहाँ पे हो गई बेटा, 4ac, नहीं ये भी ठीक है। चलो देखते हैं। अगर मैंने बाहर निकाला 4 तो फिर यहाँ पे मुझे मिल गया 9y² प्लस 1 प्लस 6y एंड दिस माइनस y² प्लस 1/8, यही तो बन रहा है। ठीक है, 4 मैंने स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लिया, और फिर इसका एलसीएम भी ले लिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद पहले सब्ट्रैक्ट कर लो, ये आ गया 8y² प्लस 6y और 1 प्लस 1/8 मतलब 9/8 आ गया, ये भी ठीक है। अब जब एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 64y² प्लस 48y प्लस 9, ये तो वही बन गया ना। और ये कितना आ रहा है, 8² प्लस 3², सही तो है। 2 इंटू 8y इंटू 3, ठीक तो है, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। 8y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 तो ऊपर नीचे कट ही गया था, तो ये क्या आ गया, 8y प्लस 3 जब मैंने स्क्वायर रूट हटा दिया। ठीक है, और नीचे अपॉन में सबके जब एलसीएम लोगे तो 8 भी आएगा, इन सब पूरे टर्म्स के एलसीएम में 8 भी आना है, अपॉन में 8, है ना, एलसीएम लेते हुए। तो दिस डिवाइडेड बाय 8 भी आना है, तो ये अपॉन में कितना आ गया, 2√2 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को अलग अलग कर लो, तो दो लाइंस बन चुकी है। एक तो x के लिए प्लस सर साइन के अपॉन साथ। में 2√2 कैसे आया? बेटा जब तुम इस पूरे का स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा, ये तो मैं इस अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व कर रहा हूं ना। अच्छा ओके सर, आ गया समझ। ठीक है, अब दो इक्वेशंस बन गई x के लिए y की फॉर्म में, और वो दोनों क्या आ चुकी है मेरे पास, एक L1 और दूसरी L2। मैं जस्ट दिखाना चाह रहा था, वेरीफाई करवा रहा था कि ऐसे स्ट्रेट लाइन निकालते हैं, राइट। आई थिंक इतना समझ में आया, हाँ या ना बताओ भाई। यस सर। ठीक है, ओके गुड। अब बढ़ते हैं बेटा आगे, अगले वैरायटी पे चलते हैं कि जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसमें एंगल्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, जो हमने एंगल निकाला था वो एंगल निकला कहां से था, उसको भी देखना, डेरिवेशन उसका। ठीक है, तो ये है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ऑरिजिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ऑरिजिन। तो सपोज these are coordinate axis, this is x axis and that is y axis। यहाँ पे बेटा origin है, मैंने दो स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट कर दी, एक लाइन तो मेरे पास ये है और दूसरी लाइन सपोज ये है। ठीक है, दिस इज L1 लाइन एंड दैट इज L2 लाइन।
L1 की इक्वेशन मैंने ले ली सपोज y इक्वल टू m1x और L2 की इक्वेशन ले ली सपोज y इक्वल टू m2x। क्यों ले रहा हूँ? बिकॉज ऑरिजिन से पास करी तो y इंटरसेप्ट तो बेटा इनके लिए 0 हो गया ना। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, देखो किस तरीके से मिलेगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब दोनों सेपरेट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके ज्वाइंट इक्वेशन बना रहे हैं। तो y माइनस m1x इंटू वाई प्लस वाई माइनस m2x, दिस इज इक्वल टू 0। करा मल्टीप्लाई, कितना आ गया वाई स्क्वायर and this minus m1 plus m2 this into x and this plus m1 into m2 this into x square equal to 0। I mean जिस फॉर्मेट में लिख रहे थे उसी फॉर्म में लिख लो बेटा। वो क्या बन जाएगी? दिस इज नॉट जस्ट x, दिस इज x into y। so this is m1 m2 x square minus m1 m2 m1 plus m2 this into xy and this plus y square this is equal to 0। अब जो इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की होती है, वैसे जो इक्वेशन हमने निकाली है ये कैसी इक्वेशन है किसी को पता चल रहा है? इसमें x की डिग्री पहले टर्म में 2 है और x इंटू वाई मल्टीप्लाई हो रहे तो भी डिग्री कितनी आ रही है? 2 आ रही है, क्योंकि x की 1 और y की 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 हो गया। y स्क्वायर का डिग्री भी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो जब सारे किसी एक्सप्रेशन में सारी टर्म्स की डिग्री सेम आ जाए, इस बात का कहने का मतलब क्या हुआ कि वो होमोजीनियस इक्वेशन है। क्या बोलते हैं उसे? होमोजीनियस इक्वेशन। सो दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। मेरी बात सबको समझ में आई? मैंने क्या कहा बेटा, जब सारी टर्म्स की एक्सप्रेशन में डिग्री सेम हो तो उस केस में उसे क्या बोल देते हैं? होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ठीक है, गुड। अब लेकिन बेटा जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती थी, ठीक है, जरा एक बार उसे भी देखें। नाउ इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और इसके साथ कंपेयर कर रहा हूं स्ट्रेट लाइन। दिस इज, ये क्या होती थी? ये होती थी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, दिस इज इक्वल टू 0। अब तुम अगर देखो ये वाली इक्वेशन होमोजीनियस कब होगी? तब होगी जब ये सिर्फ टर्म्स मिल रही हो। ये कैसी है? डिग्री 2 की टर्म्स है। और ये वाली टर्म्स कैसी है? डिग्री 1 की टर्म्स है। ये दो टर्म्स डिग्री 1 की टर्म्स है। और ये वाली टर्म कैसी है? कांस्टेंट टर्म हो गई, डिग्री 0 की। कितने की? डिग्री 0 की टर्म हो गई, राइट। तो मैं अगर ये बोलूं कि दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन, दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन, कब होगी होमोजीनियस इक्वेशन? इफ अगर ये डिग्री 1 की और डिग्री 2 की टर्म्स ना हो। तो डिग्री 1 और डिग्री 2 की टर्म्स कब नहीं होंगी बेटा? होमोजीनियस इक्वेशन साथ में लिख लेते हैं क्या? ऑफ सेकेंड डिग्री, तब ज्यादा अच्छा लगेगा। इफ, कब जरा बोलना? जी भी 0 हो जाए, एफ भी 0 हो जाए और सी भी 0 हो जाए, है ना? तभी तो होगी ना, क्योंकि डिग्री 1 की टर्म्स ना हो और डिग्री 0 की टर्म्स ना हो, तभी जाके होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री होगी। और इसके थ्रू जो मेरे पास डेल्टा आएगा, वो डेल्टा कितना आएगा जरा गौर से देखना। दैट डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी दिस प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। अगर तुम गौर से देख पाओ तो इसमें ए बी सी, उसमें बेटा सी 0 आ रहा है ना? अगर सी 0 है तो ये वाला टर्म 0 हो गया। इसमें जी और एफ 0 तो ये भी 0 हो गया। इसमें एफ 0 ये भी 0 हो गया 0, और सी 0 हो गया तो ये भी 0 हो गया। मतलब अल्टीमेटली अपने पास कितनी वैल्यू आ गई? 0 वैल्यू आ गई। समझ में आई बात सबको? ठीक है, ये 0 आते ही पता चल गया कि भाई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अपने को शो भी करना था एक बारी में। ठीक है, अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे, किसके लिए? एंगल बिटवीन देम के लिए। ठीक है, तो बेटा कौन कौन चीजें कैसे कैसे रिप्रेजेंट करी, थोड़ा गौर से देखना। ये मैंने बोला, सो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by square equal to 0 represents pair of straight line
इट्स होमोजीनियस इक्वेशन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कौन सी इक्वेशन? होमोजीनियस इक्वेशन, इसको रिप्रेजेंट करता है। अब मैं कंपेयर करना चाहता हूं किसके साथ में? जो इक्वेशन थोड़ी देर पहले आपने लिखी थी, वो क्या इक्वेशन लिखी थी? वो लिखी थी m1 इंटू m2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 दिस इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर तुम इन दोनों इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन सेम ही तो है ना, दोनों ही ओरिजिन से पास कर रही हैं और होमोजीनियस इक्वेशन है 2 डिग्री की, है ना बेटा? तो ये दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो कैसे करोगे? वी कैन राइट दैट a अपॉन m1 m2 दिस इज इक्वल टू 2h upon minus of m1 plus m2, right? And this is equal to b upon 1, and this implies we can write that अगर हम पहले और लास्ट को ले लें, इन दोनों को पिक करें, तो क्या चीज निकल के आ रही? that m1 into m2 is equal to a upon b। दूसरी बात, अगर मैं सेकंड को और लास्ट को क्लब करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? वी गेट m1 प्लस m2 दिस इज इक्वल टू माइनस 2h डिवाइडेड बाई b। ये दो चीजें निकल के आ गई। आई बात सबको समझ में? हाँ जी बच्चों। और ये दोनों निकलते ही तो सारा काम खत्म हो गया। बोला भाई एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस क्या होगा? एंगल बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द लाइंस दिस इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या था? मॉड ऑफ m1 प्लस माइनस m2 एंड दैट डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। यही तो है ना? अब लेकिन मुझे m1 प्लस m2 पता है, m1 माइनस m2 पता नहीं है, वो भी निकालना तुम्हें आता है। तुम क्या कर लोगे? तुम इसे लिख लोगे m1 माइनस m2 इसका होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू m1 इंटू m2, राइट? तो पता है ना, दोनों की वैल्यूज प्लेस करते हैं। m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर मतलब 4h स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर माइनस 4 m1 इंटू m2 कितना है? a अपॉन b। एलसीएम ले लिया और 4 कॉमन ले लिया तो h स्क्वायर माइनस ए बी दैट डिवाइडेड बाई b स्क्वायर। ये चीज आ गई। ये किसकी वैल्यू निकली? m1 माइनस m2 के होल स्क्वायर की वैल्यू निकली। तो m1 इंटू m2 की वैल्यू, उसका स्क्वायर रूट लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा? tan इनवर्स दिस इज मॉड ऑफ 2 square root of h square minus ab and that divided by b and this whole divided by this is 1 plus a upon b। ठीक है? अब बेटा एलसीएम ले लो, ऊपर नीचे कट गया b। ठीक है, दिख रहा होगा सबको। तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स mod of 2 into root h square minus ab and that divided by a plus b। तो अब कुछ याद रखने की खास जरूरत नहीं है, वैसे मैंने निकाल के बता ही दिया, बट मैंने तुमसे बोला ना अल्टीमेटली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कई सारे फॉर्मूलाज होते हैं, अगर उनके प्रूफ करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाता है। तो ये चीजें लर्न रहे तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस बन जाते हैं। कब तक सेपरेट इक्वेशन निकालते रहो, है ना? ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सबको? एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। अरे भाई हाय या ना कुछ तो बताया करो। आया समझ में? यस सर। सर एक सेकंड। हाँ, नहीं तुम नोट करते यस रहो। सर आ गया। वेरी गुड, तुम नोट करते रहो, लेकिन यार मुझे यस सर। गुड, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बाकी सारी चीजें बता दी थी भैया, कब कब ये परपेंडिकुलर क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं। जैसे अगर सपोज ये लिख लें, इसके लिए एंगल के लिए 2-4 पॉइंट और नोट कर लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट नोट 1, ये तो बताइए इफ एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, अगर एच स्क्वायर ए बी के इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? L1 एंड L2 आर कॉन्साइडिंग लाइंस। यहां हम प्रॉपर बोल सकते हैं कि L1 L2 कॉन्साइडिंग लाइन है। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों ऑरिजिन से पास कर रही है। बच्चों, जो होमोजीनियस इक्वेशन होती है वो रिप्रेजेंट ही ऐसी पेयर ऑफ लाइन को कर रही है जो किससे पास कर रही है? ऑरिजिन से। अगर तुम्हें दिखता नहीं है तो तुम सबसे पहले वाले फिगर को देखो, दोनों की दोनों ऑरिजिन से पास कर रही है। तो क्या कोई ऐसी पैरेलल लाइंस हो सकती है जो कि ऑरिजिन से पास करती हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब लाइन कैसी होंगी? कॉन्साइडिंग होंगी, अगर उनके बीच में एंगल कितना हो जाए? 0 हो जाए। ये एंगल था इनके बीच का थीटा, अगर ये एंगल 0 हो गया तो इसका मतलब दोनों की दोनों ऑरिजिन से पास करी, क्लब हो गए एक साथ में बेटा।
तो क्या बोलेंगे इनको? कोइंसाइडिंग लाइंस बोलेंगे। तो हमने यहां पे लिखा L1 एंड L2 आर कोइंसाइडिंग लाइंस, राइट? दूसरा पॉइंट नोट 2, ये तो खैर सबको समझ में आ रहा होगा कि अगर a प्लस बी जीरो हो जाए, डिनोमिनेटर इसका जीरो हो जाए, तो ये वैल्यू टेंड करेगी इन्फिनिटी को, और टेन इनवर्स इन्फिनिटी कितना? पाई बाई 2। तो क्या बोलोगे? L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, दैट इज सेकेंड नोट। अब अगली बात करते हैं नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 पे मैंने बोला कि अगर h इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, अगर h 0 हो जाए बेटा तो क्या होगा? अब तुम जरा पीछे देखो गौर से। मैंने सॉल्व किया था तो ये निकल के आया था कि m1 प्लस m2, गौर दिख रहा है सबको? m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी। अगर h 0 हो जाए तो m1 प्लस m2 0 हो जाएगा, और m1 प्लस m2 0 होने का मतलब क्या पता चला? कि एक स्लोप दूसरे स्लोप के नेगेटिव के इक्वल है, राइट? एक स्लोप दूसरे स्लोप के नेगेटिव के इक्वल है। ऐसा कब होता है? तुम्हें अगर याद हो तो बताना मुझे, बता सकते हो मुझे तुम लोग? सर जब उसके पैरेलल इंटरसेप्ट लाइंस। इक्वल होते हैं, क्या चीज? इंटरसेप्ट। यार बेटा इंटरसेप्ट तो यहाँ रहेंगे नहीं ना, क्योंकि ये सर तो ऑरिजिन से पैरेलल पास हो कर रहे हैं। जाएंगी तो ही नहीं हो जाएगा। भाई साहब पैरेलल होने के लिए, पैरेलल ओरिजिन से पास होने वाली दो लाइंस पैरेलल हो सकती हैं क्या? वो तो हो ही नहीं सकती। नहीं सर। तो कुछ और सोचो, तुम बता सकते हो यार। ये तो पता चल गया m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। मैं तुम्हें हिंट दूंगा अभी। इस बात का मतलब m1 इज इक्वल टू माइनस m2। अगर मैंने जो सिस्टम, सर यस सर, दोनों परपेंडिकुलर हैं। m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है, बट ओके नहीं वो भी नहीं नहीं। नहीं नहीं। कुछ सोचो और, तुम बता सकते हो यार। ये दो लाइंस ड्रॉ कर दी, जैसे एक तो मैंने ये ड्रॉ कर दी, ठीक है, दूसरी मैंने ये ड्रॉ कर दी। ये लाइन अगर L1 है और ये लाइन अगर L2 है, तो बोलता है कि एक का स्लोप अगर M1 है तो M1 स्लोप के लिए अगर इसने थीटा एंगल लिया, तो M2 स्लोप के लिए कितना एंगल है? माइनस थीटा एंगल। अरे भाई कहने का मतलब क्या हुआ कि x एक्सिस और y एक्सिस एंगल बाइसेक्टर की तरह ट्रीट हो रहे हैं। हो रहे कि नहीं हो रहे बच्चों? एक का स्लोप M1, हाँ वेरी गुड, एक का स्लोप M1 तो दूसरे का स्लोप माइनस M1। तो एक ने एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा लिया तो दूसरे ने एंगल नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस थीटा ले लिया, तो एंगल तो सेम है ना। तो ये x जो है बाइसेक्टर की तरह, x एक्सिस बाइसेक्टर की तरह ट्रीट हो रही है ना L1 और L2 के लिए। सिमिलरली बेटा ये एंगल मुझे पाई बाई 2 माइनस थीटा मिल गया, तो ये वाला कितना मिल जाएगा? आ रही बात सबको समझ में? मतलब ये दोनों कैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की तरह वर्क हो रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि दैट x एक्सिस and y axis are angle bisectors of L1 and L2। ये चीज निकल के आती। दैट नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। x axis and y axis, or you may write coordinate axes are angle bisectors of L1 and L2, right? आया सबको समझ में? अब बड़ा वेरी गुड, अब बड़ा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन लेते हैं और उसी के थ्रू सारी की सारी थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन तो मैं थ्योरेटिकली लगेगा बिकॉज मैं डेटा जो दे एक रहा बार हूं, ऊपर कर दीजिए। हाँ, जो मैं डेटा इस क्वेश्चन में ले रहा हूँ बेटा वो 2 3 4 इस टाइप का नहीं ले रहा हूँ, एबीसी की फॉर्म में लिख रहा हूँ। उससे क्या होता है ना कि कॉन्सेप्ट भी बनते रहते हैं और कई कई नई नई रिस्ट्रिक्शंस भी दिमाग में आती रहती है। ठीक है, जैसे बढ़ते हैं आगे। इतना शायद नोट किया? यस सर। ओके, क्वेश्चन इज दिस, if joint equation of L1 and L2 is ax square plus 2hxy plus by square, this is equal to 0। अच्छा, ये इक्वेशन लिखने के बाद दिमाग में क्या क्लिक किया? हाँ बताओ भाई, क्या क्लिक किया? बिल्कुल, ये क्लिक होना चाहिए कि यार 2 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन दिख रहा है, इसका मतलब ओरिजिन से पास होता हुआ जाएगा, दोनों की दोनों लाइंस ओरिजिन से पास करेंगे। इतना आइडिया सबसे पहले दिमाग में आ गया, हाँ या ना बच्चों बताओ? यस सर। ठीक है, ये Yes, बात, हाँ गुड, ये बात क्लिक होनी चाहिए बेटा क्वेश्चन देखते ही। अब इसके बाद बोलता है देन
पहला पार्ट प्रॉब्लम का, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ perpendicular drawn from point capital A alpha comma beta to the lines L1 and L2. ठीक है। दूसरा पार्ट है प्रॉब्लम का, फाइंड कंडीशन if slope of one of its, या बोल सकते हो वन ऑफ लाइंस, ठीक है, is twice the slope of other line। ठीक है। अगला पॉइंट, थर्ड पार्ट है प्रॉब्लम का। अगर बोला इफ स्लोप ऑफ, जो दो लाइंस बन रही है ना L1 एंड L2, मैं उन्हीं को लिख रहा हूं, स्लोप ऑफ L1 एंड L2 इज M1 एंड M2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, देन फाइंड जॉइंट इक्वेशन ऑफ L3 एंड L4, ठीक है, पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ठीक है, सच दैट स्लोप ऑफ लाइन L3 इज इक्वल टू M1 प्लस 1, ठीक है, एंड स्लोप ऑफ लाइन L4 दिस इज इक्वल टू M2 प्लस 1। ये दो चीजें आ गई अपने पास, राइट। स्लोप ऑफ लाइन L3 इज इक्वल टू M1 प्लस 1, स्लोप ऑफ लाइन L4 इज इक्वल टू M2 प्लस 1, ठीक है। दिस इज अवर थर्ड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट आता है फोर्थ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। फोर्थ पार्ट क्या है, फाइंड कंडीशन, मतलब स्लोप में मैंने 1 1 ऐड कर दिया पुराने वाला, ठीक है, तो ये इस टाइप की फॉर्म बन चुकी है। फाइंड कंडीशन, ये सारी कैलकुलेशन दिमाग में बैठ रही होगी, जैसे पीछे हमने प्रूफ किया इसीलिए किया बेटा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस ना प्रूफ अगर आते हो तो बहुत इजीली निकल जाते हैं, अदरवाइज मुश्किल होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये बोलता है फाइंड कंडीशन इफ L1 इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। वो बात नहीं बोली जो ऊपर आई थी, कोऑर्डिनेट एक्सिस आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ L1 एंड L2, वो कब होगा, जब H 0 होगा। लेकिन यहां पे थोड़ा दूसरा मामला है, यहां पे क्या कहा, L1 इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोई एक लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस का एंगल बाइसेक्टर बन जाए। तो शुरू करो फर्स्ट वाले पार्ट से, जरा सोचो बेटा कैसे करें। लाइन की इक्वेशन तो आप लिख ही सकते हो और सारी चीजें तुम्हें पता है, उन्हीं को अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन था, इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को सेपरेट लाइंस की फॉर्म में लिख लिया, जिसमें पहली लाइन है y माइनस M1 x इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है क्या, y माइनस M2 x इक्वल टू 0। मतलब इसको जब सेपरेट करेंगे तो दो लाइंस मिलनी है। सपोज जो दो लाइंस क्या क्या मिल रही है, y माइनस M1 x इक्वल टू 0 और दूसरी y माइनस M2 x इक्वल टू 0, बिकॉज वो ऑरिजिन से पास कर रही है बच्चों, ठीक है। अब मैंने ड्रॉ कर दिया फिगर, दीज आर कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ये दो लाइंस ड्रॉ कर दी मैंने, एक लाइन तो मुझे ये मिल रही है और दूसरी लाइन मुझे ये मिल रही है। दिस लाइन इज L1 लाइन, दिस लाइन इज L2 लाइन, राइट। ये दो लाइंस हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, कहां से, किसी पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा से। तो सपोज अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट ए यहां मान लेते हैं, ठीक है, और यहां से मैंने दोनों लाइंस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए ऐसे,
ठीक है, दूसरा इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो इनके लेंथ क्या आएंगे, L1 लाइन और L2 लाइन की इक्वेशन पता है मुझे, ये क्या है y माइनस m1x इक्वल टू 0 और ये क्या है y माइनस m2x इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या किया, जब ये वाली लेंथ मान ली सपोज P1 और ये वाली लेंथ मान ली सपोज P2, तो मुझे P1 इंटू P2 चाहिए, है ना। तो P1 कितना हो गया, दिस इज मॉड ऑफ बीटा माइनस m1 alpha that divided by square root of 1 plus m1 square, right? This into mod of beta minus m2 alpha that divided by root 1 plus m2 square। ये चीज आ गई, आ रही बात समझ में। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या था, mod ax1 plus by1 plus c this divided by root a square plus b square। so just वही फॉर्मूला यूज किया और कुछ नया नहीं है। इन दोनों का न्यूमरेटर्स का आपस में मल्टीप्लाई करो, देखो क्या फॉर्म मिल रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी फॉर्म मिल रही है जो हमने पीछे निकाली थी, बीटा स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 दिस इंटू अल्फा बीटा दिस प्लस m1 इंटू m2 दिस इंटू अल्फा स्क्वायर एंड दैट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, इनको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, स्क्वायर रूट के अंदर क्या क्या वैल्यूज आ रही है थोड़ा देखो, यहां से मिल गया 1 प्लस m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर, यही चीज तो आ गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनमें वैल्यूज रखते हैं। m1 प्लस m2 का वैल्यू पीछे क्या आ रहा था, तुमने थोड़ी देर पहले निकाला था, m1 प्लस इन हाँ m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b, है ना, और m1 इंटू m2 का वैल्यू क्या आ रहा था, दिस इज a अपॉन b। ठीक है, तो बेटा निकालते हैं वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर भी यूज हो रहा है, तो हम उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं बाय स्क्वायरिंग दिस, है ना। तो इसके थ्रू क्या आ गया, स्क्वायर किया तो यहां से मुझे मिल गया m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 इंटू m2 is equal to 4h square this divided by b square, right? ये चीज आ गई। अब थोड़ा देखना बेटा, m1 इंटू m2 का वैल्यू कितना, a अपॉन b, तो मैंने यहां पे इन दोनों का वैल्यू a अपॉन b प्लेस कर दिया। ठीक है, और यहां से मुझे कितना मिल गया, दिस इंप्लाइज m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस सॉरी दिस माइनस 2a अपॉन b। ठीक है, ले लो एलसीएम अब, तो बस सिंपल सा काम हो गया। दिस implies that m1 square plus m2 square this is equal to 4 into h square minus 2ab and that divided by b square। प्लेस कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब तो सारी फॉर्म बनती चली जा रही है, देखो अब यहां देखना that p1 into p2, सर हमने जब दोनों को मल्टीप्लाई करा P1 और P2 को, उसके बाद से समझा दीजिए। यार मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर्स का और डिनोमिनेटर का, नॉर्मल हाँ मल्टीप्लिकेशन, सर, जो हाँ टर्म सर, बाय उसके टर्म बाद से समझा मल्टीप्लिकेशन। दीजिए। उसके बाद अभी कुछ किया नहीं है बेटा, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर न्यूमरेटर बन गया, ऐसे डिनोमिनेटर के इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई किया रूट के अंदर, तो ये फॉर्म बन गई नीचे वाली, है ना। और फिर मुझे दिख रहा यस था कि सर। यहाँ पे m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर मिल रहा था, तो मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता था, तो मैंने क्या किया, m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2, ये पीछे हमने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था होमोजीनियस लाइन बताते हुए, यस सर। तो इस वाली इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया और इसमें m1 इंटू m2 की वैल्यू प्लेस कर दी, जिससे मुझे m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर मिल गया। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, ओके। अब जरा देखो, और तो p1 इंटू p2 दिस इज मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 दिस इज प्लस 2h डिवाइडेड बाई b अल्फा बीटा this plus m1 into m2 a upon b alpha square and that whole divided by square root of 1 plus m1 square plus m2 square, ये तो आ रहा था बेटा 4h square minus 2ab that divided by b square this into alpha beta,
सॉरी दिस वैल्यू प्लस m1 m2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। बस इतना सिंपल सा काम है, ठीक है। एलसीएम ले लो आप, नीचे भी तो ऊपर नीचे से b कट जाएगा तो कितना आ गया b बीटा स्क्वायर प्लस 2h अल्फा बीटा प्लस a अल्फा स्क्वायर। मतलब जो नोन टर्म्स है ना बस उनकी फॉर्म में आंसर लिखना है हमेशा। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4h स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज अवर वैल्यू। आई बात सबको समझ में? प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स। हाँ जी बच्चों बताना, यहां तक समझ में Yes, आया sir. सबको? वेरी गुड। ये तो था हमारा पहला पार्ट प्रॉब्लम का। आ जाओ सेकंड पार्ट में प्रॉब्लम के। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? और इसको भी अगर तुम सिंप्लीफाई करना चाहो तो कुछ ऐसे लिख सकते हो। ये याद नहीं करना, ये मैंने एज ए क्वेश्चन दिया है आपको, ठीक है। डेटा तुम्हें ऐसा लग रहा होगा जैसे प्रूफ चल रहा है, प्रूफ है ऑब्वियसली, बट a अल्फा स्क्वायर प्लस 2hx अल्फा बीटा प्लस b बीटा स्क्वायर एंड दैट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ये अगर गौर से देखो तो दिस टर्म एंड दिस टर्म दे मेक्स परफेक्ट स्क्वायर। क्या हो गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर दिस प्लस 4h स्क्वायर, ये फॉर्मेट बन जाए तो ये ज्यादा अच्छा दिख रहा है ना, क्योंकि मेरे को ये काम आने वाला है अभी। अब आ जाओ इससे पहले फिर से प्रॉब्लम, फाइंड द कंडीशन इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज ट्वाइस ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। तो इसके लिए क्या कंडीशन डेवलप की जाए, थोड़ा सोचो क्वेश्चन को देखते हुए। स्लोप ऑफ वन लाइन इज ट्वाइस ऑफ स्लोप ऑफ अनदर लाइन। हाँ जी बच्चों बताओ, सारी कंडीशंस तो दी हैं, वैल्यूज दी हुई हैं, पुट करना Yes, है। sir. हाँ जल्दी करो। अब स्लोप्स के बीच में जो रिलेशन था वो m1 प्लस एम टू इक्वल टू माइनस टू एच अपॉन बी का था, और m1 इंटू एम टू का जो रिलेशन था वो था कितना, माइनस सॉरी a अपॉन बी का था। अब इसने बोला क्या दिया हुआ है आपको, m1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स m2। दिस इंप्लाइज अगर मैं बोलता m2 इज इक्वल टू m है सपोज, ठीक है, तो ऑब्वियसली m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। पुट कर देता हूं इन दोनों इक्वेशन में, तो यहां से मिल गया 3m इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी, और यहां से क्या मिल गया, दिस वैल्यू 2m स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a अपॉन बी। अब अगर गौर से देखो तो ये यहां से मिल चुका है कितना, दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन 3b। ये बेटा मैंने प्लेस कर दिया, हाँ, 2m स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन b में। तो यहां से इक्वेशन क्या हो जाएगी, दिस इज 8h स्क्वायर दिस डिवाइडेड बाय 9b स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू a अपॉन b। एक b तो कैंसिल आउट हो गया, और यहां से मुझे क्या मिल गया, दिस इंप्लाइज 8h स्क्वायर इज इक्वल टू 9ab, राइट। ये जो इक्वेशन होती है बेटा, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, बाद में पढ़ेंगे, अभी तो छोड़ दो। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप की इक्वेशन होती है, और वो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करती है। तो मैंने इसलिए वर्ड यूज कर लिया क्योंकि कई बार वो लोकस की बात करता है। लोकस से क्वेश्चन कैसे करते हैं मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं पहले, ठीक है। बट ठीक है, दिस इज द कंडीशन जो इसने पूछी थी। अब आ जाओ कौन से पार्ट पे, अगला पार्ट है आपके पास थर्ड पार्ट। इसके लिए थर्ड पार्ट में बोला कि L1 L2 जो दो लाइंस गिवन है उनके स्लोप इसने दिए हुए हैं, सपोज M1 एंड M2। तो बोलता है फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ न्यू लाइंस, जिसमें स्लोप्स में आपने क्या किया, 1 1 ऐड कर दिया, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो सपोज जो ओरिजिनल लाइन थी मेरे पास, ठीक है ना, देखना थर्ड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। लाइन तो थी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये किसकी इक्वेशन है, जॉइंट इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2, इक्वेशन ऑफ
L1 एंड L2, जिसमें L1 लाइन कितनी है, y इक्वल टू या y माइनस m1x इक्वल टू 0, ठीक है। और L2 लाइन कितनी है, दिस इज y माइनस m2x इक्वल टू 0। दो लाइन इस तरीके से दी हुई, राइट। अब मैंने बोला सपोज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by square, this is equal to 0. This is joint equation of L3 and L4. किसकी joint equation of L3 and L4? ये दोनों भी origin से ही पास कर रही है, इसने given किया है क्वेश्चन में। तो सपोज इसके लिए जो बन गया वो बन गया y माइनस m3x इक्वल टू 0, और यहां से क्या आ गया y माइनस m4x इक्वल टू 0। और गिवन क्या किया हुआ है कि यहां पे जो m3 है वो किसके इक्वल है, m1 प्लस 1 के इक्वल है, और m4 किसके इक्वल है, m2 प्लस 1 के इक्वल है। जो पहली वाली लाइन थी उस लाइन के लिए अगर हम देखें m1 प्लस m2, इसका वैल्यू कितना आ रहा था, माइनस 2h अपॉन बी। ये चीजें अब तो इतनी बार यूज हो गई तुम्हें याद ही हो गई होंगी। और m1 इंटू m2 का वैल्यू कितना आ रहा था, a अपॉन बी। ये दो चीजें निकल के आ रही थी बेटा इस पहली वाली लाइन के थ्रू। अब जब मैंने ये वाला पैराबोला सॉरी ये वाली इक्वेशन लिखी जॉइंट इक्वेशन, तो इसके लिए क्या इक्वेशन बन जाएगी, यहां से मुझे मिल जाएगा दिस इज m3 प्लस m4, दिस इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन a। अब मैं कंपेयर कर रहा हूं और वैल्यूज निकालने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, यही तो होगा ना, हाँ सॉरी माइनस 2h अपॉन बी। अब m3 और m4 की वैल्यूज भी दी हुई है, पुट कर दो यहाँ पे, कितना हो गया m1 प्लस m2, दिस प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी, ठीक है। और m1 प्लस m2 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, वो है माइनस 2h अपॉन बी के इक्वल। तो ये कितना आ गया, माइनस का 2h अपॉन बी, एंड दिस प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस का 2h अपॉन बी, राइट। ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं बेटा, मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूं। और एक काम कर सकते हो, अगर थोड़े चेंज करने हो तो ये ऐसे लिख लेते हैं, 2h अपॉन बी दिस इज इक्वल टू कितना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 2h अपॉन बी माइनस 2। अब बढ़ जाओ नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। सर हाँ जी बेटा बोलना। सर ये जो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b और m1 m2 इज इक्वल टू a अपॉन b है, इस पे कोई कंडीशन तो नहीं होती ना? नहीं बेटा, ये तो हमेशा फॉलो होता है, यस, ये तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए ही है ना, बस पेयर मतलब ऑफ स्ट्रेट लाइन, किसी की भी के लिए भी चलेगी। बिल्कुल कोई भी पेयर ऑफ सर। स्ट्रेट लाइन हो। और अगली बात जो बेटा हमारे पास आ गई वो क्या आ गई कि m1 m3 इंटू m4, अगर मैं इसे निकालता हूं तो मुझे कितना मिल रहा है, कैपिटल A अपॉन बी। गौर से देखते चलना मेरी बातों को, जो मैं बोल रहा हूं। इस वाली इक्वेशन को मैंने मान भी लिया सपोज फर्स्ट इक्वेशन में, इसके ऊपर काम करूंगा अभी। तो यहां से मुझे मिल गया m1 प्लस 1 दिस इंटू m2 प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू A अपॉन बी, and this implies that m1 plus m2, this plus m1 m2 and this plus 1 is equal to capital A upon b, right। अब जरा गौर से देखो, m1 plus m2 की वैल्यू भी पता है कितनी, माइनस 2h अपॉन बी है, तो ये रख दिया माइनस 2h अपॉन बी, और इसकी वैल्यू A अपॉन बी है, और ये प्लस का 1 आ गया साथ में। तो जरा गौर से देखो, राइट में कितना, कैपिटल A अपॉन बी। तो अल्टीमेटली जो वैल्यू मुझे मिल गई कैपिटल A अपॉन बी की, वो कितनी मुझे मिल गई, दिस इज A प्लस बी, दिस माइनस 2h एंड दैट होल डिवाइडेड बाई b, राइट। अब जो इक्वेशन थी, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई b, अगर हम फर्स्ट को b से डिवाइड करते तो कितना हो जाएगा, A अपॉन बी एक्स स्क्वायर प्लस 2h अपॉन बी दिस इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों निकाल चुके ना वैल्यू, इसकी 2h अपॉन बी की वैल्यू भी निकाल ली और साथ में a अपॉन बी की वैल्यू भी निकाल ली। दोनों की वैल्यू प्लेस कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो कितना हो गया, a प्लस बी माइनस 2h दिस डिवाइडेड बाई b,
this into x square plus 2h upon b minus 2 this into y square, ठीक है। और दूसरा क्या मिल रहा है, प्लस सॉरी दिस इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो बच्चों, देखो क्या मिल गया, ये मिल गया a प्लस बी माइनस 2h दिस इंटू एक्स स्क्वायर this plus 2 into h minus b this into xy and this plus by square equal to 0, ठीक है। so this is our new equation, that is joint equation of हाँ L3 and L4, राइट। समझ में आया सबको, बताना हाँ या ना। हाँ जी बच्चों बोलो, यहां तक कोई परेशानी वाली बात, अरे भाई कुछ तो बताओ। नो सर। गुड, ठीक है। अब एक काम और भी कर सकते हो, काम क्या और कर सकते हो, मैं एक शॉर्टकट ही बता रहा हूं इसका, ये तो बहुत लंबा तरीका हमने यूज किया। अगर तुम गौर से देखो तो ये जो लाइन है y इक्वल टू m1x इक्वल टू 0 है ना, इस लाइन से एक चीज पता चल रही है, क्या पता चल रही है कि दिस इंप्लाइज दैट y अपॉन x इज इक्वल टू m1 और m2, मतलब y अपॉन x तो स्लोप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है हमेशा, y अपॉन x हमेशा स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए, यही चीज तो दिख रही है। तो क्यों ना एक काम किया जाए, क्या काम किया जाए, अल्टरनेट सॉल्यूशन। हाँ, और जो इक्वेशन दी थी वो थी ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। मैंने इस पूरी इक्वेशन को बेटा कैसे लिख लिया, x इंटू वाई से डिवाइड कर दिया, राइट, कर दे ऐसा, या एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, तुम देखना गौर से क्या मिल रहा है, दिस इंप्लाइज दैट a प्लस 2h y अपॉन x दिस प्लस b टाइम्स y अपॉन x का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां पे y अपॉन x की जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या मिल रही है, एक तो m1 और m2, क्योंकि ये बेटा किसका ज्वाइंट इक्वेशन है, एज दे आर ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2, एज दिस इज ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2। अब अगर मुझे ज्वाइंट इक्वेशन लिखनी किसकी, L3 एंड L4 की, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ L3 एंड L4, जहां पे इसका स्लोप m3 किसके इक्वल है, m1 प्लस 1 के इक्वल है, और इसका स्लोप m4 किसके इक्वल है, m2 प्लस 1 के इक्वल है। मेरी बात समझना बच्चों सब लोग, ठीक है। तो कुल मिला के ये भी लिखा जा सकता है ना कि जो मेरे पास y अपॉन x आ गया वो किसके इक्वल आ गया, इस वाले केस के लिए वो आया m1 प्लस 1 के इक्वल और m2 प्लस 1 के इक्वल, आया कि नहीं आया। इसका मतलब m1 और m2 की जो वैल्यूज आएंगे वो किसके इक्वल आएंगे, दिस इंप्लाइज दैट m1 इज इक्वल टू m1 और m2 इक्वल टू y अपॉन x दिस माइनस 1, इसी के इक्वल आएंगे कि नहीं आएंगे बच्चों, बताना। हाँ भाई बोलो, ये बात समझ में आई, हाँ या ना, बोलना भाई। यस सर। ठीक है ना, इसी के इक्वल आ रही है। तो बेटा जो हमारे पास ये वाली लाइन थी ना, इस लाइन के थ्रू ही मैंने जनरेट किया, ये लिख दिया कि भाई अगर सपोज ये m1 और m2 जो वैल्यूज है, पॉसिबल वैल्यूज, उनके लिए वेरिएबल टर्म स्मॉल m है, तो m1 प्लस m2 के लिए जो वेरिएबल टर्म आएगी वो कितनी आएगी, वो सपोज कैपिटल M आ गई, राइट। तो मैं जब m1 प्लस m2 की वैल्यू लिख रहा हूं तो इसको ऐसे लिखना चाहिए ना मुझे, y अपॉन x दिस इज कैपिटल M माइनस 1। सर हाँ बोलना बेटा।
सर मेरे को ये बात समझ नहीं आई, हमने तो ऊपर डिफाइन किया था कि m1 इक्वल्स टू y बाई एक्स होता है, तो फिर यहाँ पे m1 प्लस वन इक्वल्स टू y बाई एक्स कैसे? यहाँ पे m3 इक्वल्स टू m1 प्लस वन, तो y बाई एक्स प्लस वन होना चाहिए ना? नहीं बेटा सुनो, तुम्हें ये पता है कि y अपॉन एक्स जो है ना बेटा, ये वेरिएबल टर्म्स है। अब वेरिएबल टर्म्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, जैसे मैंने बोला y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 है, तो यार y अपॉन एक्स की जगह पे मैं यहाँ 10/2 लिख लूं तो भी मुझे 5 मिलेगा। ऐसे सपोज मैं 20 डिवाइडेड बाई 4 कर दूं तो भी मुझे 5 अच्छा मिलेगा। सर, नंबर आपने वो वेरिएबल लिया डिफाइन करने के लिए स्लोप? बिल्कुल बच्चे, बात समझ में आई? तो हम कुछ भी लिख सकते हैं इसे यस तो। सर। गुड। तो मैंने बोला कि जब सपोज इस वाली लाइन का स्लोप कैपिटल एम है, तो अगर मैं इस लाइन को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? इस पुरानी वाली लाइन पे सिर्फ एक काम कर दिया, a प्लस 2h, ये स्मॉल m था, ये स्मॉल m का स्क्वायर था, बस यहां रिप्लेस हो गई टर्म, यहां पे कितना आ गया? कैपिटल m माइनस वन आ गया, प्लस b कैपिटल m माइनस वन का होल स्क्वायर आ गया। आई थिंक मेरी बात सबको समझ में आई? शिफ्ट हो गया ना वन वन लेंथ, स्लोप स्लोप पे तो चेंज हुआ, और जगह तो कोई चेंज नहीं आया। हाँ जी बच्चों बताना। Yes, sir. वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड। Yes, sir. गुड 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 बेटा, तो ये चीज आ गई। अब मैंने ओपन करता हूं, देखो क्या आ गया। दिस इज a प्लस 2h y अपॉन एक्स माइनस वन, दिस प्लस b इंटू वाई अपॉन एक्स दिस माइनस वन, इसका होल स्क्वायर। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेके x तो गायब हो जाएगा, यहां से मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h y माइनस एक्स एंड दिस प्लस b इंटू वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मैं शायद कुछ छोड़ रहा हूं यहाँ पे 2h x भी होना चाहिए, जब एलसीएम लोगे तो यहाँ तो एक ही x है, और दिस इज इक्वल टू 0। ये चीज आ गई। और ओपन करो जरा, देखो कितनी शानदार चीज निकल के आ रही है। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) दिस माइनस 2h(x)² दिस प्लस by स्क्वायर प्लस bx² दिस माइनस 2bxy दिस इज इक्वल टू 0। ये चीज आ रही है। अगर तुम गौर से देखो तो ये वही इक्वेशन है जो हमने पीछे लिखी थी। दिस इज एक्स स्क्वायर, एक ऑप्शन देखना क्या क्या मिले। a माइनस 2h प्लस b दिस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2h माइनस 2b दिस इंटू xy एंड दिस प्लस by² दिस इज इक्वल टू 0। यही लाइन की इक्वेशन पीछे भी निकली थी, राइट? तो अब क्या याद रखोगे, कैसे, मतलब सोचो ये कैसे? देखो, अगर मुझे डायरेक्टली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है किसी के लिए, या स्लोप निकालना है, तो ये नोट करके लिख लेते हैं एक पॉइंट। मतलब अगर मेरे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसी गिवन है? दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by² दिस इज इक्वल टू 0। देन स्लोप ऑफ joint, sorry, separate equation of lines are root of quadratic equation। समझ रहे हो सब लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके? b इंटू एम स्क्वायर प्लस 2h इंटू एम दिस प्लस a इक्वल टू 0। आया कुछ समझ में? भाई साहब, जब इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, और जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये वाला एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स बन गया, और यहाँ पे वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बन गया, तो एम स्क्वायर बन गया। तो क्वाड्रेटिक बन गई ना एम के लिए। तो जो स्लोप निकालने हो ना सेपरेट इक्वेशन के, डायरेक्टली इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। मतलब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो और उसके बाद पुट कर लो वाई अपॉन एक्स को कितना, एम। हाँ जी बच्चों, मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना बताना। Yes, sir. गुड। तो बस इतना छोटा सा काम और आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन बहुत इजीली निकल जाएगा। चौथा पार्ट क्या बोला गया है क्वेश्चन में, गौर से देखना आप। फोर्थ पार्ट में क्या बोला है? फोर्थ पार्ट में बोला फाइंड द कंडीशन इफ L1 इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, तो
ऐसी कंडीशन निकालनी है जिसके लिए L1 एंगल बाइसेक्टर हो जाए कोऑर्डिनेट एक्सिस का। थोड़ा सोचो फिर कैसे करें। कोऑर्डिनेट एक्सिस का एंगल बाइसेक्टर हो जाए, मुझे लगता है तुम कर सकते हो। हाँ जी बच्चों बोलना। मतलब अगर चौथे वाले पार्ट को गौर से देखोगे तो कुछ ऐसा कहना चाह रहा है। सर हाँ जी बेटा अगर बोलो। ये जो लाइन है वो हाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस के बाइसेक्टर है तो वो एंगल 45 डिग्री पे डिवाइड कर रही है। बिल्कुल। हाँ तो फिर अगर सर वो लाइन किसी इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखे तो उस इसका स्लोप जो मान लो अगर सपोज करें एक्स का जो है एक्स का हाँ स्लोप जो रिस्पेक्ट होता है वो 0 होता है बिल्कुल। और फिर उस लाइन का जो स्लोप है उसके उसको उसके रिस्पेक्ट में यूज करके फिर कुछ इक्वेशन निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। देखो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये L1 हो जाए या पॉसिबिलिटी L1 की ये हो जाए। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर दोनों ही है। यहां पे 45 डिग्री, यहां पे भी 45 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। बट इस केस में स्लोप जो आएगा m वो क्या आएगा, -1045 डिग्री। मतलब कितना आ गया, -1। और इस वाले केस में जो स्लोप आएगा m वो आएगा +1, 1045 डिग्री, है ना। तो दो पॉसिबिलिटीज m की मिलती। अब स्लोप मिलते तो तुम्हें थोड़ी देर पहले एक रिजल्ट लिखवाया। क्या लिखवाया कि अगर मेरे पास लाइन है ax² प्लस बी वाई सॉरी प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। मैंने डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर से, कितना हो जाएगा, दिस इज b अपॉन सॉरी a प्लस 2h y अपॉन एक्स, दिस प्लस b y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। भाई y अपॉन एक्स तो स्लोप ही है, तो दो इक्वेशन निकल गई। क्या निकल गई, a माइनस 2h दिस प्लस b दिस इज इक्वल टू 0। ये कब मिल गई, जब मैंने m इक्वल टू -1 पुट कर दिया। मतलब यहां से मुझे क्या मिल गया, a प्लस बी माइनस 2h इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरी कहानी इसी के थ्रू, a प्लस 2h प्लस बी इक्वल टू 0। ये कब मिल गया, जब मैंने m इक्वल टू 1 पुट कर दिया। तो मुझे अल्टीमेटली कितना मिल चुका है, a प्लस बी प्लस 2h इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। तो अगर मैं फर्स्ट इंटू सेकेंड करता हूं तो मुझे क्या मिल गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिस माइनस 4h² दिस इज इक्वल टू 0। दैट इज कंडीशन इज दिस। जो कंडीशन निकाली थी वो क्या मिल गई, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4h²। तो आपकी लाइन जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कोई एक लाइन अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट करती है, मतलब उसका एंगल बाइसेक्टर होती है, तो उस केस में अपन क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4h²। आया सबको समझ में। हाँ जी बच्चों बताना, ठीक है। यस सर। गुड, वेरी गुड। अब अगली कहानी आती है भाई और मजेदार, इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए एंगल बाइसेक्टर निकालना। ठीक है, तो करो शुरू। एंगल बाइसेक्टर निकालना तो मैं सिखा चुका हूं, मैं उसी काम को दोबारा कर रहे हैं हम लोग। एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। दीज आर सपोज एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, अब मैंने दो लाइंस लिख ली। एक लाइन सपोज मुझे ये मिल रही है बच्चों, दूसरी लाइन सपोज मुझे ये मिल रही है, दिस इज L1 एंड दैट इज सपोज L2। तो इसके लिए दो एंगल बाइसेक्टर्स मिल रहे हैं। देखो इन दोनों लाइंस के लिए क्या क्या मिल रहे हैं, एक तो मुझे ये वाला एंगल बाइसेक्टर मिल गया, दिस इज B1, और दूसरा जस्ट इसके परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर, वो कौन सा मिल गया मुझे, ये वाला मिल गया।
आ रही बात सबको समझ में? ये दूसरा इसके परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर मिल गया और क्या मिल गया? B2। तो दो एंगल बाइसेक्टर मिले, इन दोनों की इक्वेशन अपने को निकालनी है कि क्या होगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा और तुम बता सकते हो भाई, ठीक है? तो क्या किया, अगर मैं B1 की बात करूं और B2 की बात करूं, लाइंस जो है मेरे पास, सपोज ये दोनों लाइंस, मतलब पूरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो ये था ax स्क्वायर प्लस 2hxy, क्योंकि ओरिजिन से पास करी लाइंस, मैं इसी के लिए काम कर रहा हूं, प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसके लिए इसको मैं ऐसे लिख पा रहा हूं, y माइनस m1x इंटू वाई माइनस m2x, दिस इज इक्वल टू 0, जिसमें ये वाली लाइन कौन सी है? L1 लाइन, और ये वाली लाइन कौन सी है? L2 लाइन। तो इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2 आर, यस बताना बच्चों, ये तो तुम्हें आता है, क्या हो जाएगी? यही तो इक्वेशन होती थी ना, मॉड ऑफ, या प्लस माइनस साइन के साथ, y माइनस m1x दिस डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस 1 प्लस m1 स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस y माइनस m2x दिस डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m2 स्क्वायर। समझ में आ रहा है सबको? बाइसेक्टर्स की नहीं होगी? हाँ बेटा, बाइसेक्टर्स की बात कर रहा हूं मैंने। अच्छा L1 L2 लिख दिया, ऐसे B1 B2 लिखो, यही तो होगी ना बाइसेक्टर की इक्वेशन? यस सर। गुड, तो मुझे बाइसेक्टर की इक्वेशन मिल गई। अब बाइसेक्टर की इक्वेशन मिली एक प्लस साइन के साथ में और एक माइनस साइन के साथ में, तो जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा बाइसेक्टर्स का, है ना, वो क्या बन जाएगा? नाउ इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, this will become y minus m1 x this divided by root 1 plus m1 स्क्वायर, ठीक है, और this plus y माइनस m2x दिस डिवाइडेड बाई रूट, एक बार मैंने माइनस साइन के साथ लिख लिया लेफ्ट साइड लाके, 1 प्लस m2 स्क्वायर, और दूसरा क्या बन गया मल्टीप्लिकेशन में, y माइनस m1x दिस डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस m1 स्क्वायर, एंड दिस माइनस y माइनस m2x दिस डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस m2 square, this is equal to 0, right? This value is equal to 0, ये चीज निकल के आती है। अब मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों का, क्या क्या चीजें निकल के आती है, दिस इंटू दिस, ठीक है, देखना क्या निकल के आएगा। सो a प्लस बी माइनस बी वाला फॉर्म दिख रहा है, तो ये आ गया y माइनस m1x इसका होल स्क्वायर एंड दैट डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 स्क्वायर, एंड दिस माइनस y माइनस m2x इसका होल स्क्वायर दैट डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई ना? तो कितना आसान सा फॉर्म मिला, अगर तुम गौर से देखो इसे तो कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। बोले सर यहां से तो कुछ पता नहीं चल रहा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है क्या नहीं, है ना? एक काम करो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, देखो क्या आता है। ये आ गया 1 प्लस m2 का स्क्वायर और y माइनस m1x के होल स्क्वायर को ओपन कर दिया, कितना आ गया? y स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2m1xy, ये तो पहले से आ गया। दूसरे से क्या आ गया? माइनस y स्क्वायर दिस माइनस प्लस m2 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2m2xy मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस m1 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। थोड़ा कैलकुलेटिव है बट मैं कुछ दिखाना चाह रहा था यहाँ से, इसलिए पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। अल्टीमेटली बाद में तो याद ही कर लेंगे हम लोग कि क्या आता है, प्रूफ चल रहा है अभी जिसका। जब आप मल्टीप्लाई करते हो टर्म्स का बेटा, देखो क्या चीज निकल के आ रही है, देखना सारी टर्म्स को प्रॉपर मल्टीप्लाई करते हुए चलो। एक तो जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो y स्क्वायर से y स्क्वायर तो एलिमिनेट हो जाएगा दोनों में, ठीक है। और
क्या मिलेगा, m1 स्क्वायर पहले से और दूसरे से m2 स्क्वायर कॉमन आके x स्क्वायर मिल गया, और माइनस का 2 m1 माइनस m2 दिस इंटू xy ये मिल गया। ये तब जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया था। अब मैं क्या कर रहा हूं, m2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो जरा देखो क्या मिल रहा है। m2 स्क्वायर से ऊपर पहली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का m2 स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस, सॉरी, प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर दिस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 स्क्वायर दिस इंटू एक्स वाई, राइट। और दूसरे से क्या आ गया, माइनस का y स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा टोटल m1 स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर दिस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 m1 स्क्वायर m2 दिस इंटू एक्स वाई दिस इज इक्वल टू 0। देखो कुछ कुछ टर्म्स कॉमन आके एक फॉर्मेट सी बना रहे हैं। अगर एक्स स्क्वायर की बात करो तो उसका कोएफिशिएंट आ रहा है m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर। वाई स्क्वायर की बात करूं तो एक टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है, तो यहां से आ रहा है प्लस m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर, राइट, दिस इनटू वाई स्क्वायर। और उसके बाद चले बेटा एक्स स्क्वायर की, अरे मैंने एक टर्म छोड़ दिया एक्स स्क्वायर वाला। अच्छा ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल आउट हो गए, गुड। तो फिर कितना मिल गया, एक्स वाई का कोएफिशिएंट। अब निकालो एक्स वाई का कोएफिशिएंट, वो यहां से मिला माइनस का 2 इंटू m1 माइनस m2 इंटू एक्स वाई, है ना। और दूसरा इन दोनों टर्म से क्या क्या मिल रहा है, अगर मैं माइनस का 2 m1 m2 कॉमन ले लूं तो पहले से मिला m2 xy m2 और दूसरे से क्या मिला m1 xy, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ऐसा करने का रीजन क्या था, अब मैं पूरी इक्वेशन को m1 माइनस m2 से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड बाई m1 माइनस m2। जब इसे डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा बेटा, यहां से मिलेगा m1 प्लस m2 दिस इंटू एक्स स्क्वायर, यहां से मिलेगा माइनस का m1 प्लस m2 दिस इंटू वाई स्क्वायर, यहां से मिलेगा माइनस का 2 और यहां से क्या मिलेगा माइनस का 2 m1 m2। तो अल्टीमेटली कितना हो गया, प्लस का, सॉरी, माइनस 2 कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा 1 माइनस m1 m2 दिस इंटू एक्स वाई दिस इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म आ गया। अब बेटा जो जो वैल्यूज थी m1 m2 की, m1 प्लस m2 की और m1 माइनस m2 की, m1 इंटू m2 की, वो पुट कर दो। क्या क्या वैल्यूज थी, ये तो था माइनस का 2h अपॉन बी दिस इंटू एक्स स्क्वायर, ये क्या था, फिर से सेम, मतलब दोनों में कॉमन ही आ रहा है, डायरेक्टली लिख लो। और ये कितना आया, माइनस का 2 1 माइनस ए अपॉन बी दिस इंटू एक्स वाई दिस इज इक्वल टू 0। देखो फॉर्मेट याद रखने के लिए भी बन रहा है। तो ये बन गया कितना, माइनस 2 अपॉन बी से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो यहां से कितना मिलेगा, एच एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहां से कितना आ जाएगा, माइनस का b माइनस ए दिस इंटू एक्स वाई दिस इज इक्वल टू 0। माइनस नहीं प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और अब इक्वेशन याद कैसे रखोगे, ऐसे देखो, एच एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी दिस इंटू एक्स वाई। So that is equation of pair of angle bisector, ठीक है, equation of pair of angle bisector। आ रहा है सबको समझ में, प्रूफ तो क्लियर हुआ होगा। नॉर्मल कैलकुलेशन थी, मल्टीप्लिकेशन था और मैंने कुछ डिवाइड किया, बट वैल्यूज अल्टीमेटली वही पुट कर ली जो निकालनी थी अपने को, ठीक है। तो बच्चों ये समझ में आ रहा है सबको, इसको सजा के लिख सकते हो, दिस इज इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। एच स्क्वायर, सॉरी, एच इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स वाई। बट ये है किसके लिए, जो कि ओरिजिन से पास करने वाली होमोजीनियस इक्वेशन का। आ रही बात समझ में, वो क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं बस, तो उसी के लिए हमने इक्वेशन लिखी है। हाँ भाई समझ में आया सबको, हाँ या ना कुछ बताना।
हेलो, Yes, sir. गुड यस सर. गुड. सो द क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है, कैसे पूछता है कि फाइंड जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स of 3x square minus 4xy minus 5y square, this is equal to 0. तो इसकी जॉइंट इक्वेशन अपने को निकालनी है. ठीक है, सोचिए बच्चों कैसे करें. अब तो तुम्हें बस वही काम करना है. ए कितना है आपके पास? 3. बी कितना है? -2. और सी कितना है? सी नहीं, ये एच है बेटा. बी कितना है? -5. ये वैल्यू आ गई. अब जस्ट पुट करना है. तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, दिस इज कितना हो जाएगा? h मतलब -2 टाइम्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a माइनस b, दैट इज 3 प्लस 5, दिस इंटू एक्स वाई. डिवाइड कर दो -2 से, यहाँ 8 है तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस का 4xy, so this implies x square plus 4xy, this minus y square, this is equal to 0. That is equation of angle of pair of angle bisectors, right? तो बहुत इजी कैलकुलेशन होगी, बस ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको, तो हम इजीली इक्वेशन लिख सकते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाते हैं, ये लिखते हैं सपोज, तो भी बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है. फाइंड जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स तो भी क्या प्रॉब्लम है ना? ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0. तो भी तो कुछ नहीं है, तो भी बहुत इजी. निकालिए बच्चों, फिर कैसे करें? इक्वेशन ये दी हुई थी, तो इसके लिए जो पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स मिलेंगे उसकी इक्वेशन हो जाएगी क्या? h टाइम्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a माइनस बी, दिस इंटू एक्स वाई. अब इसको जनरलाइज करके लिख लो, क्या हो गया? ये बन गया h एक्स स्क्वायर प्लस माइनस a माइनस बी, दिस इंटू एक्स वाई, और दिस माइनस एच वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. तो इस वाली इक्वेशन के लिए अगर अपन कंपेयर करें किसके साथ में, जो जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0. तो ऑब्वियसली तुम्हें पता चल रहा है कैपिटल ए बी एच आ रहा है, कैपिटल बी कितना आ रहा है? वो माइनस एच आ रहा है, और कैपिटल एच कितना आ रहा है? वो आ रहा है कितना? दिस इज माइनस का a माइनस बी, दिस डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2xy का कोएफिशिएंट देखते थे बेटा, है ना? आ रही बात सबको समझ में यहां तक? हाँ जी बच्चों, बताना. अरे भाई बोलो, यहां तक क्लियर? ओके. तो जब हम अगेन फिर से पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे, इसके लिए दिस इज, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा कैपिटल H टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कैपिटल A माइनस कैपिटल B, दिस इंटू एक्स वाई. पुट कर लो, इस पे कितना हो गया? कैपिटल H का वैल्यू आ चुका है, दिस इज माइनस का a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, दिस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू कैपिटल A माइनस कैपिटल B, तो ये हो गया 2hxy. तो अल्टीमेटली जो वैल्यू मुझे मिल गई वो क्या मिल गई? a माइनस बी, दिस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज प्लस 4hxy, दिस इज इक्वल टू 0. 4hxy, दिस इज इक्वल टू 0. दैट इज अवर वैल्यू. तो ये क्या निकला? पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, राइट? समझ में आ रहा है सबको? बताना भाई, यहां तक क्लियर?
ठीक है, तुम लोग कुछ नहीं बोलते तो मेरा अजीब सा Yes, लगता है। गुड। अब आते हैं भाई अगली कहानी पे। जैसे सपोज ये है, एक और क्वेश्चन लेता हूं इसी एंगल बाइसेक्टर के ऊपर बेस्ड। द प्रॉब्लम इज दिस, if each pair if each pair represented by x square minus alpha xy minus beta y square and sorry just minus y square, this is equal to 0, and x square minus beta xy, this minus y square equal to 0, bisect angle between other pair, ठीक है ना, other pair, then find required condition। मतलब हमें अल्फा और बीटा के ऊपर कंडीशन फाइंड करनी है, देन फाइंड रिक्वायर्ड कंडीशन। सोचिए बच्चों और बताओ। पहले तो जो लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस दी है ना, वो भी थोड़ी इंटरेस्टिंग सी हैं, उन्हें भी कुछ सोच सकते हो। मतलब जो पहली लाइन मेरे पास थी वो क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स वाई, दिस माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इस लाइन पे अगर देखें बेटा तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है, वो आ रहा है 1, बी का वैल्यू कितना आ रहा है -1, और एच का वैल्यू कितना आ रहा है अल्फा बाई 2। तुम अगर गौर से देखो तो यहाँ पे a प्लस बी कितना आ रहा है 0। इस बात का मतलब क्या हुआ, जो इसकी लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। याद आया, आज ही कंसेप्ट मैंने बताया आपको एंगल बिटवीन दीज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए। ठीक है, पहली कहानी में। अब आती है दूसरी बात, दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के। ठीक है, दूसरी बात क्या कि अगर सपोज हम लोग ऐसे देखें, दूसरी लाइन है एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स वाई, दिस माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो a आ रहा है वो आ रहा है 1, मतलब सेम ही तो है। b आ रहा है -1 और h कितना आ रहा है माइनस का, मैंने यहाँ माइनस साइन छोड़ दिया था, ये माइनस b है, माइनस का बीटा डिवाइडेड बाई 2। तो यहां भी देखो तो a प्लस बी 0, तो भी क्या हुआ कि ये भी परपेंडिकुलर लाइंस हुई। ऑब्वियसली अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके एंगल बाइसेक्टर्स जो बनेंगे वो भी तो आपस में परपेंडिकुलर ही होंगे, वो होते ही है परपेंडिकुलर। तो एंगल बाइसेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। तो ये बोल रहा है शुरुआत से कि इस अल्फा और बीटा के ऊपर कंडीशन निकालो कि जिसके लिए दोनों कैसे परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के। तो परपेंडिकुलर होना तो रेस्ट्रिक्शन थी ही, कंडीशन थी ही। उसके बाद जस्ट अब हमें देखना कि एंगल बाइसेक्टर के लिए क्या कंडीशन बनेगी बेटा। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन के लिए एंगल बाइसेक्टर देखूं, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा h मतलब माइनस अल्फा बाई 2, दिस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी, दैट इज 1 प्लस 1, दिस इंटू एक्स वाई। तो अल्टीमेटली जो मुझे मिल गया वो मिल गया माइनस का अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4xy। और या आप ऐसे लिख सकते हो अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस 4xy, दिस माइनस अल्फा वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों को कंपेयर कर लो। ठीक है, एक तो ये वाली लाइन फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, एक ये दूसरी लाइन सेकेंड इक्वेशन मान लिया। तो फर्स्ट कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, कंपेयरिंग कौन सा बेटा, ये प्लस का है भाई। तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, कंपेयर करने के लिए बस यही ध्यान रखा करो
कि 1/अल्फा, कोएफिशिएंट्स को डिवीजन में लिखते चले गए। ऊपर कितना माइनस बीटा, यहाँ कितना है 4, और इक्वल टू में लास्ट कितना आ गया, वहां से -1 और यहां से कितना -अल्फा। ठीक है, सो इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं बस। ये कैंसिल आउट के तो फर्स्ट के इक्वल ही आ जा रहा है, तो उससे तो कोई फायदा ही नहीं मिला। इन दोनों से क्या मुझे मिल गया, यहां से मिल गया 4 इज इक्वल टू -अल्फा बीटा। मतलब क्या कंडीशन आ चुकी है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -4। सो दिस विल बी द कंडीशन फॉर एंगल बाइसेक्टर्स, राइट बेटा, कि ये दोनों एक दूसरे के लिए एंगल बाइसेक्टर हो म्यूचुअली। अरे भाई समझ में आया? ठीक है, क्लियर हुआ? अब एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, ये Yes, sir. तुमसे, वेरी गुड, ये क्वेश्चन तुमसे होना चाहिए बेटा अब। ठीक है, अभी तक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जा रहा था, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछ रहा हूं, मतलब थोड़ा घुमा के पूछ रहा हूं क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन? prove that 3x square, this minus 8xy, this minus 3y square, this is equal to 0, and x plus 2y, this is equal to 3. ठीक है, x plus 2y, this is equal to 3, form a right angle isosceles triangle. Isosceles triangle. यस बच्चों बताओ, हमें शो करना है कि जो ये लाइंस दी हुई है ना, ये क्या कर रही है बेटा, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म कर रही है। और राइट एंगल तो तुम्हें वैसे ही दिख रहा होगा। तुमने बोला सर कैसे, मतलब ऐसे कैसे बोल दिया आपने, दिख रहा है। अगर तुम गौर से देखो इस वाले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, तो यहां पे जो a का वैल्यू है वो 3 है, b का वैल्यू -3 है, और h का वैल्यू -4 है। तो भाई a प्लस बी इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये जो दो लाइंस देगा, कौन कौन सी दो लाइंस देगा, L1 एंड L2, वो दोनों कैसी होंगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। एक काम तो यही बन गया, राइट। तो बेटा मैंने ये दो लाइंस रिप्रेजेंट कर दी, ये लाइन L1 और ये वाली लाइन L2। ठीक है ना, सब लोग समझ रहे हो? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका, उसको भी निकालने का तरीका बताया। वैसे भी ये होमोजीनियस लाइन इक्वेशन है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिलेगा इन दोनों का, ओरिजिन मिलेगा, है ना बच्चों? समझ में आ रही है बात? अब जो लाइन मेरे पास है x प्लस 2y इक्वल टू 3, वो ड्रॉ कर लेते हैं, रेंडमली ड्रॉ कर दिया मैंने, सपोज ऐसे ये लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन सपोज क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 3। अब मुझे राइट एंगल तो हमने शो कर दिया, बट हमें आइसोसेलेस शो करना है। आइसोसेलेस के लिए क्या होना चाहिए कि ये साइड इस साइड के इक्वल होनी चाहिए। जल्दी से सोचो और बताओ। हाँ भाई जल्दी बताओ क्या करें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने मत बैठना कोई भी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने तो नहीं बैठोगे? नहीं पक्का? जरूरत ही क्या है, कैसे शो करोगे? अरे भाई बताओ यार, तुम लोग कहां खो गए सारे के सारे, सोचो और बताओ। एंगल से करो, फिर कैसे करोगे? ठीक है भाई, बेटा इसका स्लोप तो सबको समझ में आ रहा है, कितना है, m इक्वल टू, यस, -1/2 माइनस a अपॉन b होता है। तो अगर मैं ओरिजिन से मीडियन डालूंगा तो परपेंडिकुलर आएगी। क्यों डालूंगा? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो भाई जब इसके परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप कितना आ गया, m इक्वल टू 2 आ गया। आया कि नहीं आया? ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप अगर -½ है तो इस वाली लाइन का, येलो लाइन का स्लोप कितना होगा, 2 ही तो होगा। दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 होना चाहिए। बेटा मेरी ये बात सबको समझ में आ रही है, या मैं मजाक मजाक में बोलता चले जा रहा हूं और तुम लोग भी खुश होते चले जा रहे हो?
हाँ भाई बताओ, आ रही है समझ में? गुड। तो मैंने कहा बेटा देखो, अगर इस ग्रीन लाइन का स्लोप माइनस हाफ है, वो जो हमें गिवन किया हुआ है इसने, तो अगर मैं ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो एंगल बाइसेक्टर की तरह भी ट्रीट होगा, ये एंगल दोनों सेम, पहली बात। और दूसरी बात, इसका स्लोप कितना आएगा? 2 आएगा। तो भाई साहब काम तो बन रहा है, कुछ कुछ करो, फिर निकालो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन। इक्वेशन दी हुई तुम्हें, तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, दिस इज, ये क्या हो जाएगी? दिस विल बिकम h into x square minus y square, this is equal to a minus b into xy। ठीक है बच्चों, तो h का वैल्यू कितना आ गया? दिस इज -4 into x square minus y square, दिस इज इक्वल टू 6xy। तो भाई सिंप्लीफाई कर लो इसे, कितना हो गया? ये हो गया माइनस का 2, मतलब 2x स्क्वायर, और ऐसे लिख लो माइनस का 3xy, दिस माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसी कुछ बन चुकी है। ठीक है, आ रही बात सबको समझ में? और ये किसके इक्वल है? इसमें से स्लोप 2 वाली इक्वेशन निकालनी है अपने को। ये तो मैंने जनरल इक्वेशन निकाल ली बेटा। ठीक है, मुझे यही शो करना है कि इसका स्लोप कितना आ जाए, 2 आ जाए एंगल बाई। तो कैसे निकालोगे स्लोप? स्लोप निकालना सिखा चुका हूं तुम्हें। क्या करो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 2 माइनस 3y अपॉन एक्स, दिस माइनस 2 इंटू वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन बन गई बेटा? ये बन गई है, दिस इंप्लाइज 2 माइनस 3m, दिस माइनस 2m स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कितना आ रहा है? 2m स्क्वायर प्लस का 3m माइनस 2 इक्वल टू 0। रूट देखना क्या क्या मिले, ये तो इजीली लिखा जा सकता है, 4 माइनस 1 है ना, तो 2m स्क्वायर प्लस 4m माइनस m माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब कितना आ गया बेटा? ये आ गया 2m प्लस 1 है ना, नहीं -1 आई थिंक, हाँ m माइनस 2 कॉमन लिया ना, m प्लस 2 कॉमन लिया। ठीक है, m प्लस 2 कॉमन लिया, तो यहां से कितना मिल गया? ये आ गया 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या क्या स्लोप्स पॉसिबल हो गए? m इक्वल टू -2 और +1/2। भाई थोड़ा इक्वेशन देख लेना, मुझे लग रहा है कुछ गलती तो नहीं कर दी हमने इक्वेशन लिखने में। सर ऊपर नेगेटिव साइन का गलती हुआ है शायद, 2x स्क्वायर प्लस प्लस होना चाहिए 3x आया होगा। हाँ, प्लस होना चाहिए था, ये प्लस होना चाहिए था, तो ये आएगा माइनस का, और ये माइनस का आएगा, तो बेटा यहाँ पे माइनस का और प्लस, तो मतलब मुझे m माइनस 2 मिलेगा और 2m प्लस 1 मिलेगा, मतलब m इक्वल टू 2 मिल गया और माइनस हाफ मिल गया। तो आ गया ना, हो गया ना प्रूफ कि जो एंगल बाइसेक्टर था उसका स्लोप कितना होना चाहिए? 2 ही होना चाहिए। ठीक है, तो अगर सपोज इस लाइन का स्लोप माइनस हाफ है, तो ऑब्वियसली एंगल बाइसेक्टर का स्लोप कितना होगा? 2 होगा। और अगर ये एंगल बाइसेक्टर रिप्रेजेंट होगा ना, ये वाला लाइन, येलो लाइन, तो इस बात का मतलब क्या हुआ बेटा कि ये साइड और ये साइड दोनों आपस में कैसी होंगी? इक्वल होंगी। तो ये हो गया राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ। आया सबको समझ में? तो मैंने आज तुम्हें पढ़ा दिया एंगल बाइसेक्टर्स तक। ठीक है, अब इसके बाद कल वाली क्लास जो होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे होमोजेनाइजेशन, वो बहुत छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। उसके बाद शुरू करेंगे सर्कल। ठीक है, तो कल से ही सर्कल शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए इतना काफी है, इसके बाद करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट। सर इससे हाँ। रिलेटेड क्वेश्चन वर्कबुक में है, इससे मिल जाएंगे ना उसमें? मिल जाएंगे बेटा, मिल जाएंगे हाँ। ठीक है, चलो ओके।